जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे BEVAE 181 पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जो कि खंड 3 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। इसमें जानेंगे जैव विविधता, उसके बारे में, जैव विविधता को खतरा क्यों है और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इसके सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट MCQ कि इस चैप्टर से कैसे MCQ निकल सकते हैं, और फिर जानेंगे हम इसके थ्योरी के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई कमी दिखे, आपको वीडियो में सुधार करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज करके इग्नो की सोल्ड असाइनमेंट की PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की PDF होगी। आप इसमें क्या है देखकर अपने असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। आप डिट्टो इसमें देखकर अपने सारे क्वेश्चन आंसर रेडी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है MCQ का, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। कुश सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? भूटान में। रातपानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। IUCN की रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देती है? तो लुप्त होती प्रजातियों के बारे में IUCN की रेड लिस्ट जानकारी देती है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो 17 स्टेट में भारतीय जंगली हाथी पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व किस देश में है? असम इसका राइट आंसर होगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? केरला में है। सीतानंदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में है? छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये थे हमारे कुछ पिछले साल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे। ये हमने 13 क्वेश्चन दिए हैं जो कि थ्योरी से निकाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आए हैं और आ सकते हैं, उसकी श्रेणी में है। अब बात करते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन से, जैव विविधता को खतरा क्यों है? तो जैव विविधता क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनकी स्पेसीज, उनको बोलते हैं जैव विविधता। और इनको खतरा क्यों है? इसका सबसे खतरे का पहला मुख्य कारण कौन सा है? जनसंख्या। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण क्या, हमारे पर्यावरण पर दबाव बन रहा है, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा के लिए हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं भूमि के उपयोग के लिए, बिजली के लिए क्या है खनिज पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। उसके कारण क्या है, उनके अपशिष्ट निकल रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। उसके कारण क्या है, हमारे बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। तो इसमें जैव विविधता नष्ट होने के कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का विनाश। जैसे जैसे हमें उपजाऊ भूमि की जरूरत होगी, हम क्या करेंगे? जंगल काटेंगे। उसके कारण क्या, जो वृक्ष है वो काट दिए, CO2 और ऑक्सीजन में क्या करते हैं? बैलेंस रखते हैं। पर्यावरण में टेम्परेचर का बैलेंस रखते हैं, तो वो बिगड़ जाएगा। तो उनके क्या है, कई पेड़ पौधे हैं, कई पशु पक्षी हैं, वो क्या जंगल में रहते हैं। अगर पेड़ काट दिए तो उनका क्या है, आवास बिछड़ जाएगा। तो प्राकृतिक आवासों के विनाश का एक कारण है। इसमें खतरे के कारण क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है ये है, वनों की कटाई हो रही है दिन भर, ये इसका कारण है। भूमि अपरदन, भूमि का कटाव हो रहा है, उपजाऊ भूमि कम हो रही है। अति चराई, पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है, पालतू पशु या जो और पशु हैं, और जंगलों की संख्या कम हो गई है, और उसके कारण क्या है, उनको चराई के लिए क्या है, अति चराई हो रही है। तो भूमि क्या है, कुछ पेड़ पौधे जो घास है उनकी स्पीसीज खत्म हो रही है। कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। बढ़ता शहरीकरण, शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस कारण क्या है, जंगलों को काट रहे हैं और शहरों में जो क्या है पर्यावरण पर दबाव बना रहे हैं। इस कारण क्या है, वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। आवासों का टूटना, क्या जो हम तरक्की कर रहे हैं दिन भर, उस तरक्की के नाम पर क्या कर रहे हैं, वन्य जीवों के बड़े बड़े प्राकृतिक आवास है ना, उनको उन पर क्या कर रहे हैं, सड़क बना दिया, रेलवे लाइन बिछा दी, नहरें बनाकर उनके छोटे छोटे आवास स्थल बना दिए, जिसके कारण क्या है, उनका प्रजनन है, जो वन्य जीव है उनके प्रजनन पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके कारण क्या है, उनकी संख्या घट रही है और उनकी स्पीसीज खतरे में आ रही है। प्राकृतिक विशेष का अति दोहन, क्या है, टोटली कितनी प्रजातियां हैं हमने पढ़ी थी, 50 लाख से 5 करोड़ स्पीसीज इस वर्ल्ड में टोटल हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, 50 लाख से 5 करोड़। और इसमें क्या है, टोटली हम उपयोग कितने में ला रहे हैं, बहुत ही कम है। तो इस इंसान क्या है, प्रजातियों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और उनके जो उनके उपयोग की हो, बहुत सारी स्पीसीज हैं, प्रजातियां जिसका हम उपयोग ही नहीं करते हैं। इस कारण क्या है, वे प्रजातियां विनाश की कगार पर पहुंच गई हैं। उदाहरण के तौर पर देख लो आप, मेयर 1984 के अनुसार विश्व की 95% भोजन की जरूरतें सिर्फ क्या है, पौधे की 30 प्रजातियां पूरी करते हैं। तो अति दोहन कर रहे हैं उनका, 30 प्रजातियों को बार बार उपयोग में ला रहे हैं।
FAO के अनुसार मनुष्य जाति भोजन के लिए 20 पौधों की प्रजातियों पर खासतौर पर निर्भर है। लकड़ी के लिए 8 पेड़ों की प्रजातियों पर निर्भर है। अगर हम इन प्रजातियों के अलावा दूसरी प्रजातियों का उपयोग अपने भोजन के लिए करें तो विनाश को रोका जा सकता है। मतलब सभी को बराबर उपयोग करें, ऐसी टेक्निक यूज करें जिससे क्या है सभी का बराबर ही उपयोग हो, जिससे सारी नष्ट ना हो। कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु की प्रजातियां के वैज्ञानिक खोज कार्य के लिए प्रयोग होता है, जिसके कारण क्या है ये समाप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं। इस संसार में ऑर्किड पौधे का बहुत अधिक दोहन हो रहा है और उनके सुंदर फूलों के लिए उनका उपयोग हो रहा है। वन्य जीवों का अवैध शिकार हो रहा है। बहुत सारे मनुष्य क्या है अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए क्या उन्हें बेरहमी से मार देते हैं, चोरी छिपे उनका शिकार करते हैं। इसके लिए क्या है वो जैव विविधता में खतरे की श्रेणी में आ गए हैं। दुनिया भर में विशेष जानवर का अवैध शिकार उनके खास अंगों के लिए किया जाता है। तो मतलब जैसे हाथी का दांत है बहुत फेमस है, गेंडे का सींग, शेर की खाल, बाघ की हड्डियां, फर, खुशबूदार सामान, घर सजाने का सामान इत्यादि, इन चीज़ों के लिए क्या है इन जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, इनका अवैध शिकार किया जा रहा है। तो अवैध शिकार से क्या है हाथी, गेंडा, बाघ, शेर, चीता आदि इनकी वन्य जीवों की प्रजातियां खतरे में आ गई है। अवैध शिकार के कारण क्या है भारत में सबसे तेज भागने वाला स्तनधारी चीता लुप्त हो चुका है। मॉरिशस का डोडो पक्षी लुप्त हो चुका है। अवैध शिकार के कारण ये 2 रीजन आ चुके हैं। तो एक स्लोगन बनाया है, एक मतलब बात की गई है, ध्यान से पढ़िएगा। आओ जैव विविधता को बचाने के लिए आज हम ही प्रण दें कि किसी भी संकटग्रस्त प्राणी से बनी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, उनके संरक्षण में अपनी पूरी सहायता प्रदान करेंगे। जैसे लोग क्या हाथी के दांत खरीद रहे हैं, वो शुभ माना जाता है, मतलब धन के आने के लिए। तो और क्या है अंधविश्वासों को छोड़कर अगर हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो क्या एक इनिशिएटिव होगा जिससे हम प्रकृति और उनकी प्रजाति को बचा सकते हैं। गैर निवासी प्रजातियों का आगमन हो गया है। तो मतलब क्या है जो प्रजातियां प्राकृतिक रूप से उस आवास क्षेत्र की थी ही नहीं, परंतु ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और बहुत सारे रीजन हैं, उसके कारण क्या है दुर्घटनावश उसका हिस्सा बन गई है। वो प्रजातियां थी नहीं वहाँ की, वो फिर भी हमारे यहाँ आ गई है, हमारी वहाँ उनके यहाँ चली गई है। तो विदेशों या गैर निवासी प्रजातियां कहलाती हैं। विदेशी प्रजाति के आने से उस क्षेत्र की जैविक प्रक्रिया बदल गई है। ये विदेशी प्रजातियां भोजन, पोषक तत्वों और पानी के लिए स्थानीय प्रजातियों से मुकाबला करती हैं और स्थानीय प्रजाति के विलुप्त होने का कारण बन जाती हैं। विदेशी प्रजातियों का आगमन प्रजातियों की समाप्ति का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। विदेशी प्रजाति का उदाहरण क्या है समुद्र शोक एक विदेशी प्रजाति है जो नदी नालों में स्थानीय प्रजातियों के वजूद को खत्म कर रही है। ये समुद्र का प्राणी है, नदी नालियों में जो जीवाणु होते हैं उनके वजूद को खत्म कर रही है। कांग्रेसी घास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आया है, देख लीजिएगा। यह दक्षिणी अमेरिका का पौधा है जो हमारी फसलों की विभिन्न प्रजाति को विलुप्त कर रहा है। साथ ही साथ इस पौधे के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, तो स्किन डाइजीज का कारण बनता है, त्वचा चर्म रोग का कारण बनता है। लांताना यह मैक्सिको का एक पौधा है जो वनों में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण क्या है स्थानीय लाभदायक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जैसे कि आस्तोड़ा। अमेरिकी तिलचट्टा इस विदेशी प्रजाति ने स्थानीय तिलचट्टा है उसकी प्रजातियों को नुकसान पहुंचा दिया है और हाशिए के कगार पर उसको पहुंचा दिया है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे जंगल में आग लग गई, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी फटना, महामारी इत्यादि जैव विविधता पर भारी नुकसान पहुंचाती है। प्रबंधन के मार्ग में व्यवधान, तो नदी पर बांध बना दिया, मछलियाँ क्या है आवागमन का मार्ग उनका अवरुद्ध हो गया, तो उसके कारण वो लंबी दूर तक जा नहीं सकती, जिससे क्या है उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो गई है और उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। रोग हो गए, प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां हो गई, तो उसके कारण क्या है जंगली जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं उनमें क्या है रोग उत्पन्न होने लग गए हैं, जिससे क्या है जीवों की बढ़ाती, जिससे जंगली जीव जंतु है वो बीमार हो जाते हैं और उनकी संख्या लगातार घटने लग जाती है। जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया गया है, तो जैव विविधता में क्या है इसमें जैवमंडल का प्रबंधन इस प्रकार किया जाता है कि जिससे हम वर्तमान आबादी के लिए सतत लाभ और ले सकें और भावी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम सुरक्षित उनके लिए उपयोग योग्य छोड़ दें। संरक्षण के विकास का इतिहास क्या रहा है, तो ये इतिहास की कुछ बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिससे पढ़कर आपको ये पता लग जाएगा प्राचीन काल से अब तक संरक्षण का इतिहास क्या रहा है। तो संरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो जीवन सहायक व्यवस्था और जरूरी पारिस्थितिक तंत्रीय प्रक्रियाओं को बनाए रखना, जीव की विविधता को बचाना, पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों के सतत विकास को सुनिश्चित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और संरक्षण की नीतियाँ कौन सी हैं, विभिन्न प्रकार के संरक्षण के तरीकों को अपनाकर लाभदायक जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और उनके जंगली सदस्यों को बचाना। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम में सबसे पहले वरीयता अति विलुप्त हो गई है प्रजातियों को देनी चाहिए, जो विलुप्त होती प्रजाति है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जो प्राकृतिक आवासीय स्थल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए हैं
उन्हें बचाना चाहिए। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। शिकार करना मना होना चाहिए, कठोर कानून होने चाहिए। वन्य जीव संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण के तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका है अंतस्थल, जिसे हम प्राकृतिक संरक्षण बोलते हैं, और दूसरा है कृत्रिम संरक्षण, जिसे बाह्य स्थल बोलते हैं। जो प्राकृतिक संरक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह प्रजातियां का उनके प्राकृतिक आवासों में अर्थात जहाँ वे रहते हैं वहीं पर संरक्षण करना। इस संरक्षण नीति के तहत ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिसमें संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को ही संरक्षित किया जाता है। आज पूरे विश्व में लगभग 38,000 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव संरक्षण स्थल इत्यादि शामिल हैं। और ये संरक्षित स्थल पृथ्वी पर करीब 650 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं, जो कि पूरी पृथ्वी का करीब 5% हिस्सा है। दिसंबर 2005 तक भारत में करीब 595 संरक्षित क्षेत्र थे, जिसमें से 89 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 493 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 13 जैव संरक्षित स्थल हैं। ये संरक्षित क्षेत्र भारत के 4.7 भू क्षेत्र पर फैले हैं। पहला आएगा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बारे में बताएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य स्थल वन्य जीवों के लाभ के लिए है। इसमें मानवीय गतिविधियां जैसे लकड़ी चुनना, वन उत्पादों को इकट्ठा करना, निजी संपत्ति का अधिकार तब तक होता है जब तक ये वन्य जीव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते। और भारत में 493 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थल हैं, जो करीब 10,07,310 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घेरे हुए हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की डेफिनेशन देख ली क्या होते हैं। भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थल कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट देखेंगे, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये MCQ में आते हैं, पक्का आएगा। सुल्तानपुर झील पक्षी विहार कहाँ है? हरियाणा राज्य में है। इसके जीव कौन से हैं? प्रवासी पक्षी और सारस। अबोहर अभ्यारण्य स्थली कहाँ है? पंजाब में है। काला हिरण इसके मुख्य वन्य जीव हैं। सुखना झील चंडीगढ़ में है। काला हिरण प्रवासी पक्षी। बीर मोतीबाग अभ्यारण्य स्थली पटियाला पंजाब में है। नीलगांव इसके मुख्य जीव हैं। शिकारी देवी अभ्यारण्य स्थल मंडी हिमाचल प्रदेश में है। बर्फीला तेंदुआ, काला भालू। दाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। प्रवासी पक्षी साइबेरियन सार्स। डचीगम जम्मू कश्मीर में है। काश्मीरी बारहसिंगा है। मुद्दुमलाई स्थलीय अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। 4 सींगे वाले हिरण है। पेरियार झील केरल में है। हाथी इसके मुख्य जीव हैं। चिल्का उड़ीसा में है। टिहरी, बुगला और सारस इसके मुख्य जीव हैं। अन्नामलाई अभ्यारण्य स्थली कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। हाथी इसका मुख्य जीव है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित स्थल है जिसमें वन्य जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी संरक्षित किया जाता है और यहाँ किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियां जैसे शिकार करना, पशु चराई, लकड़ी काटना इत्यादि सभी निषेध है। कुछ भी एक्टिविटीज में नहीं कर सकते आप। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी, जो कि नैनीताल उत्तरांचल में है। और भारत के कुछ राष्ट्रीय मुख्य उद्यान कौन कौन से हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तरांचल में है। बाघ, हाथी, चीता, तितर, कोबरा इसके मुख्य वन्य जीव हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शिव सागर असम में है। 1 सींग वाला गैंडा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ गुजरात में है। एशियाई शेर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बाघ। वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटक, बाघ, हाथी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, बाघ। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर राजस्थान, बाघ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 24 परगना पश्चिम बंगाल में है, बाघ। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बाघ। तंदोवा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर महाराष्ट्र, बाघ। जैव संरक्षण स्थल इस सिद्धांत का सूत्रपात यूनेस्को द्वारा 1971 में मनुष्य एवं जैव मंडल कार्यक्रम के तहत हुआ था। इस कार्यक्रम के 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था संरक्षण, दूसरा शोध, तीसरा शिक्षा और चौथा था स्थानीय लोगों का सहयोग। जैव संरक्षण स्थल एक विशेष क्षेत्र है जो कम से कम 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होता है और यह सत्ता कई भागों में अलग अलग गतिविधियों के हिसाब से बांटा गया है। देश में 13 जैव स्थल हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक भारत में सिर्फ 4 जैव संरक्षण स्थल हैं। तो ऑप्शन में ये आया भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। देश में 13 जैव स्थल हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से 4 जैव है। अगर है नीचे लिखे हैं नीलगिरी जैव संरक्षण स्थल जो भारत में है, उसके बारे जो जैव स्थल है उसके बारे में डिटेल दी गई है। पहला है नीलगिरी, भारत का प्रथम जैव संरक्षण स्थल है। तो भारत का पहला जैव संरक्षण स्थल पूछे आपसे कौन सा है? नीलगिरी, जो 1 अगस्त 1986 में बना। यह 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की सीमाओं में फैला है।
नंदा देवी जैव संरक्षण स्थल, यह 18 जनवरी 1988 को बना और यह उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले में है। अगला है मुन्नार की खाड़ी, यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। सुंदरवन, यह पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। भारत के 13 जैव संरक्षण स्थल, ये जो 4 बताए हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हैं। अगला नेक्स्ट है 13 जो जैव संरक्षण स्थल है उसके बारे में। नीलगिरी जो पहला था 1 अगस्त 1986 को 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमाओं में, ये इसकी सीमाओं में लगता है। तो मतलब कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा में है। नंदा देवी 18 जनवरी 1986, ये इसका क्षेत्रफल है, अल्मोड़ा में है। नोकरेक, ये डेट है, मैंने इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ और ये स्क्रीन पर दिखाएगी, आप इसको याद कर सकते हैं। ये इसका क्षेत्रफल है, मैं ओनली इसका नाम और इसका स्टेट बताऊंगा। मेघालय। मानस है असम, कामरूप और दारांग जिले में है। सुंदरवन 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। ग्रेटर निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सिमलिपाल जिला मयूरभंज उड़ीसा में है। डिब्रू सिखोवा तीनसुकिया असम में है। दिचांग देबांग देबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। पचमढ़ी छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा पर्वतमाला सिक्किम में है। अगस्तमलाई राजस्थान में है। जो जैव संरक्षण स्थल है के अनुक्षेत्र, तो जैव संरक्षण स्थल के 3 भाग होते हैं। पहला है केंद्रीय अनुक्षेत्र, दूसरा है प्रतिरोधक अनुक्षेत्र, तीसरा है प्रवर्ती अनुक्षेत्र। जो केंद्रीय अनुक्षेत्र है यह संरक्षण स्थल का सबसे अंदरूनी हिस्सा है तथा इसमें किसी भी प्रकार की इंसानी गतिविधि की आज्ञा नहीं है। कोई किसी प्रकार की आदमी इसमें नहीं आ सकता, ना जा सकता, ना कुछ काम कर सकता, ना लकड़ी इकट्ठा कर सकता। प्रतिरोधक अनुक्षेत्र, यह केंद्रीय अनुक्षेत्र के बाहर का हिस्सा है। रिसर्च, शैक्षिक जैसी मानवीय गतिविधियों की अनुमति इसमें है। परिवर्ती अनुक्षेत्र, इस अनुक्षेत्र में मानवीय निवास और अन्य मानवीय कामकाज जैसे कृषि, पर्यटन, वन्य उत्पाद को इकट्ठा करने की इजाजत है। तब तक वे वन्य जीव पर कोई बुरा असर नहीं डालते। वे इस क्षेत्र में संरक्षण के मैनेजमेंट और स्थानीय लोगों में गहरा रिश्ता होता है। पवित्र वन और झीलें, तो भारत में क्या है, पवित्र वन और झीलों का इतिहास बहुत ही पुराना है। धार्मिक लगाव के कारण आदिवासी प्रवृत्ति जो पवित्र वनों की रक्षा करते हैं, आदिवासी क्या करते हैं, इन वनों की पहचान आज भी वैसी की वैसी बना रखी है इन्होंने। ये वन मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल, कर्नाटक में पाए जाते हैं। ये वन बहुत सी स्थानीय लुप्तप्राय और दुर्लभ जातियों का घर है। सिक्किम की केचो पोलरी झील और हिमाचल की रेणुका झील भी इस श्रेणी में आती है तथा ये जिले बहुत सी दुर्लभ जातियों का निवास करते हैं। प्राकृतिक अंतस्थल संरक्षण के लाभ क्या हैं? यह संरक्षण का सबसे किफ़ायती और आसान तरीका है। अंतस्थल संरक्षण प्रणाली में बहुत बड़ा हिस्सा आता है। इसमें बहुत सी वे प्रजातियां सुरक्षित हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। प्राकृतिक अंतस्थल संरक्षण के दोष क्या हैं? इस प्रकार के संरक्षण में पृथ्वी के बहुत बड़े जमीन की जरूरत होती है। इतने बड़े भूभाग की देखभाल करना बहुत कठिन है। बाह्य कृत्रिम संरक्षण, ये प्राकृतिक संरक्षण हम देख चुके हैं, तो अब देखेंगे हम कृत्रिम संरक्षण किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार किया जाता है। तो पहला है जंगली जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और उनके प्राकृतिक घरों से हटाकर उनके लायक माहौल रखा जाता है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं की, तो मतलब क्या करते हैं, इसमें जो खत्म हो चुका है, जो एरिया जिसमें जंगल विलुप्त हो चुके हैं, उसमें क्या है, कृत्रिम तरीके से वैसा माहौल दोबारा से क्रिएट किया जाए ताकि वहाँ जो वन्य जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो दोबारा उग सकें। जो कृत्रिम संरक्षण के तरीके कौन से हैं? वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक घरों से हटाकर बनावटी माहौल में लाया जाता है। पहले ज़्यादातर वनस्पतियाँ उद्यान में पढ़ाई और प्रदर्शनी के लिए लगाए जाते थे। भारत में पहला वनस्पति उद्यान 1830 में निर्मित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, भारत में पहला वनस्पति उद्यान कब निर्मित किया गया था? तो सन 1830 में। विश्व के कुछ मशहूर वनस्पति उद्यान कौन कौन से हैं? वनस्पति उद्यान पिसा इटली में है। रॉयल वनस्पति उद्यान क्यू इंग्लैंड में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में। तो ये विश्व के कुछ मशहूर वनस्पति उद्यान है। बीज भंडार, इस तरह के संरक्षण में बीजों को ठंडे घर में संचित किया जाता है जिससे बीज काफी समय बाद भी उग जाते हैं। परागकण भंडारण, इस संरक्षण विधि में दुर्लभ पेड़ पौधों की प्रजातियों के परागकणों का शीत भंडारण किया जाता है, इसके बाद भी उनका उपयोग किया जाता है। टिश्यू कल्चर, यह एक अति आधुनिक तकनीक है जिसमें हम बहुत से पेड़ पौधे, प्राणियों की कोशिकाओं और ऊतकों को पूर्ण जीव में विकसित करते हैं। इसमें हम उन पेड़ पौधों को सुरक्षित कर सकते हैं जिसमें प्रकृति में दुर्लभ हो गए हैं। जैव प्रौद्योगिकी, इस तकनीक से हम ऐच्छिक गुणों
को एक प्राकृतिक और दूसरी प्रजाति में बेच सकते हैं। तीसरा है अतिशीत संरक्षण। इस विधि में वीर्य अंडाणुओं को तरल नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित किया जाता है। चिड़ियाघर हो गए। चिड़ियाघर में जानवरों को एक सीमित क्षेत्र में रखा जाता है। भारत में पहला चिड़ियाघर लॉर्ड बेल्सले द्वारा सन 1800 में बैरकपुर में स्थापित किया गया था। चिड़ियाघर का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शनी, शैक्षणिक और संरक्षण है। कृत्रिम संरक्षण के लाभ क्या हैं? इस क्षेत्र में कम होने के कारण सभी पेड़ पौधे जीव जंतुओं के समान रूप से देखभाल की जा सकती है। कृत्रिम संरक्षण के दोष क्या हैं? पेड़ पौधे जीव जंतुओं की प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में रहने की ताकत खो देती है। तो आगे देखेंगे इसमें प्रजातियों के विलोपन क्या होता है, प्रजाति विलोपन के प्रमुख कारण क्या हैं। जब किसी प्रजाति के अंतिम प्राणी या सदस्य के मर जाने के पर कोई संदेह न रहे, इस स्थिति को प्रजाति का विलोपन कहा जाता है। प्रजातियों का विलोपन निम्नलिखित कारणों से होता है। जानवरों का लंबा चौड़ा शरीर, बड़ा आकार, जैसे क्या है डायनासोर, हाथी, बंगाल टाइगर, अजगर, घड़ियाल, शुतुरमुर्ग आदि। और अगला है किसी जीव की संख्या का पहले से ही कम होना। तो ये क्या है, प्रजाति के विलोपन के कारण है कि किन किन जाति कारणों से प्रजातियों का विलोपन हुआ है और हो सकता है। कम प्रजनन दर, जैसे विशाल पांडा और ब्लू व्हेल। किसी जीव प्रजाति का पोषण स्तर के उच्च स्थान पर होना और इसके जीवन का संकट बढ़ता है। शेर व टाइगर का धीरे धीरे गायब होना इसी का कारण है। स्थानीय प्राकृतिक निवासों व आने जाने के रास्तों का नष्ट हो जाना। रहने का छोटा क्षेत्र, मनुष्य से बढ़ता टकराव। जो प्रजातियों के विनाश के मुख्य कारण क्या हैं? ये 3 प्रकार के कारण हैं: प्राकृतिक विनाश, सामूहिक विनाश और मानवीय वजह से हुआ निवास। ये हम ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। अगला है लाल सूची या लाल आंकड़ों की पुस्तक किसे बोलते हैं? रेड डाटा बुक क्या होती है? तो खत्म होने का खतरा झेल रही प्रजातियों की पहचान करना और उनका रिकॉर्ड तैयार करना। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। जैव विविधता परमंडरा रहे खतरे के बारे में आम लोगों में खबर तथा जागरूकता पैदा करना। जैव विविधता के नुकसान का सूचक तैयार करना। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता से बचाव के पक्के उपाय सुझाना तथा प्राथमिकताएं बनाना। भारत की स्थानीय प्रजातियां से आपका क्या अर्थ है? इन प्रजातियों के गुण स्पष्ट कीजिए। जो भारत की स्थानीय प्रजातियां हैं उनके बारे में अर्थ और इनके गुण स्पष्ट करने हैं। किन्हीं विशेष कारणों से सीमित इलाकों में पाए जाने वाली पेड़ पौधे जीव जंतु की प्रजातियों का क्षेत्र विशेषी स्थानीय प्रजातियां कहा जाता है। ये प्रजातियां किसी द्वीप, पहाड़ी, पठार, घाटी एवं झील आदि तक सीमित पाई जाती है। भारत की जैव विविधता में स्थानिक विषयपन काफ़ी ऊंचे दर्जे का है। देश की ज्ञात 50,000 पादप प्रजातियों में से 5,000 स्थानिक हैं। इसमें से ज़्यादातर स्थानीय प्रजातियां पश्चिमी घाट और हिमाचली क्षेत्र में मौजूद हैं। हिमाचल में सिक्किम की गहरी घाटियां स्थानिक पादप की प्रजातियों का केंद्र हैं। इसी प्रकार पश्चिमी घाट में निवास करने वाली लगभग 2/3 उभयचारी जीव जंतु स्थानिक हैं। स्थानिक प्रजातियों के लक्षण क्या मिलेंगे? ये प्रजातियां पृथ्वी के किसी खास भूभाग पर पाई जाती हैं, जैसे कि पहाड़, घाटी, पठार और द्वीप इत्यादि पर। स्थानिक प्रजातियों में जीव की विविधता कम होने पर प्रजाति विविधता बहुत ही कम पाई जाती है। ये प्रजातियां एक विशेष प्रकार के वातावरण में उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में जानेंगे। किसी प्रजाति का गायब होना कब माना जाता है? जब यह शक न रह जाए कि किसी प्रजाति का अंतिम सदस्य भी मर गया है, तो इस प्रजाति का विनाश कहा जाता है। जैव विविधता के लिए 4 मुख्य जोखिम कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्रदूषण, कटाई, विदेशी प्रजातियों का आगमन। जैव विविधता के सामने 4 बड़े जोखिम हैं। लाल सूची क्या है, वह इसे कौन जारी करता है? तो IUCN इसे जारी करता है। लाल सूची गायब होने के जोखिम का सामना कर रही प्रजातियों की एक लिस्ट होती है जिसे IUCN जारी करता है। IUCN क्या है और इसने लाल सूची जारी करना कब शुरू किया? IUCN, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संसाधनों व प्राकृतिक बचाव का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसने लाल सूची सन 1963 में जारी करना आरंभ की थी। जैव मंडल रिजर्व की धारणा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दी थी, तो यूनेस्को ने जैव मंडल रिजर्व की धारणा दी थी। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में किसी एक हॉटस्पॉट का नाम बताइए। विश्व में कुल 25 हॉटस्पॉट हैं। पश्चिमी घाट भारत का एक हॉटस्पॉट है। भारत की एक संकटतापन जंतु प्रजाति का नाम बताओ। लाल पांडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु का बचाव किया जाता है? बारहसिंगा का। सन 1992 का पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो, जो कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये।
ये उसमें कराया गया था। जैव विविधता के तप स्थलों की सोच किसने प्रस्तुत की थी? सन 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने की थी। संकटपन प्रजाति से आपका क्या अभिप्राय है? ऐसे पादप या जंतु जिनकी गिनती तेजी से घट रही है तथा उनके गायब होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है, संकटपन प्रजातियां कहलाती हैं। संकटाशित प्रजातियों से आपका क्या मतलब है? ये वे प्रजाति हैं जो यद्यपि संकटग्रस्त नहीं हैं, लेकिन खराब हालतों के चलते ये किसी भी संकट से गिर सकती हैं। जैव विविधता को सुरक्षित करने के दो तरीके कौन से हैं? कृत्रिम बचाव और प्राकृतिक बचाव। जैव विविधता को सुरक्षित करने के दो तरीके हैं। इसी प्रकार ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।